नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेन्स में। तो ये है मेरा ईमेल आईडी, जहाँ पे आप मेल करके अपनी बातें मुझ तक पहुँचा सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो मुझे वो कांटेक्ट कर सकता है इस ईमेल के थ्रू। और जब भी आप मेल करें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मेंशन करें। और सिर्फ स्टडी ही नहीं, अगर किसी को ऐसा हो रहा है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रहा है या फिर कुछ पर्सनल जो भी रीज़न है, अगर आपका स्टडी रुक रहा है उस रीजन की वजह से, तो आप मुझे मेल करके मुझसे बातें कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल्स में देख ही लिया होगा कि एक अनाउंसमेंट आज करने वाला हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक आप लोग बने रहें। आरआरबी जेईई 2025 के लिए हम लोग बहुत कुछ आज देखने वाले हैं, बहुत कुछ अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने अपने बीते एक दो सेशन में बोला था आप लोगों को कि हम लोग 3 मंथ में आरआरबी जेईई का सीवीटी 1 क्रैक करेंगे, ठीक है। मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है, एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया है, ठीक है। सब कुछ इस तरीके से मैंने फॉर्म किया है, क्रिएट किया है कि 3 मंथ में ना आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप लोग रिवीजन भी कर लोगे, आप लोग प्रैक्टिस भी कर लोगे। अब बात आती है एक चीज की, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ना एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर 3 मंथ ही क्यों? क्योंकि अभी तक तो एग्जाम का जो वो है डेट है, वो नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो देखो भाई, बात है सिंपल कि हर एक लक्ष्य के लिए ना, हर एक एम के लिए एक टाइम बाउंडेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। 5 मंथ भी आपको मिलेगा ना तो आप पूरा नहीं कर पाइएगा, ठीक। नहीं होगा पूरा आप लोगों से जब तक आप लोग खुद को एक एक टाइम बाउंडेशन के हिसाब से खुद को एक टारगेट ना दे दो, है ना। एक खुद के लिए एक टाइमलाइन ना रखो आप लोग, तो मुझे इस टाइम तक मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है, पूरा खुद को प्रिपेयर करके रेडी कर लेना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 3 मंथ रखा है, ताकि आपके माइंड में वो ट्रिगर करते रहे कि 3 मंथ मेरे पास है और इन 3 मंथ में ही मुझे पूरा सिलेबस अच्छे से वो करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो कि इस वीडियो में ना मैं पूरा सिलेबस को, सीवीटी 1 के सिलेबस को पूरा ही ब्रेक डाउन करके आप लोगों को बताऊंगा और एक सीक्रेट टिप्स भी दूंगा, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा सीवीटी 1 क्रैक करने में। तो सबसे पहले हम सीवीटी 1 को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, क्या है सीवीटी 1, नेचर क्या है सीवीटी 1 एग्जाम का। तो देखो, ये जो टेस्ट है वो है एक मिनट रुको। हाँ, ये जो एग्जाम है ना सीवीटी 1 ये जो है स्क्रीनिंग बेस, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट है ये। इस पे मेरिट नहीं बनने वाला, मतलब इस पे मेरिट नहीं बनने वाला आप लोगों को। मेरिट बनेगा आपका सीबीटी 2 से, ठीक है। तो सीबीटी 1 जस्ट स्क्रीनिंग के लिए होता है, ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जो सीरियस नहीं हैं या फिर जो मतलब काबिलियत जिनकी है इस एग्जाम के लिए, ठीक है, या इस पोस्ट के लिए जो काबिल हैं, बस उन्हीं को सिलेक्ट किया जाए। तो उस चीज के लिए सीबीटी 1 रखा गया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि 30 दिनों में, मतलब 3 मंथ में, 90 डेज में हम लोग कैसे इसको सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखो भाई, ये जो पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस की, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है मैथ, और दूसरा है आपका रीजनिंग, और तीसरा है आप लोगों का साइंस, और चौथा है आप लोगों का जीए, मतलब जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री सारा कुछ मिला के, स्टैटिक्स वगैरह सब मिला के जनरल अवेयरनेस हुआ, है ना। तो मैथ की बात करते हैं, ठीक। तो देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका टाइम बहुत अच्छा खासा लेता है ना, क्योंकि न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है, आपको हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके और आंसर करना होता है। तो इस एग्जाम में ना, ये जो एग्जाम है वो ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, जहां पे आप लोगों को 90 मिनट मिलेगा। 90 मिनट्स मिलेगा, मतलब कि 1.1 आवर 30 मिनट, है ना।
तो इतने में आप लोगों को 90 मिनट में मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है, साइंस भी करना है और जनरल अवेयरनेस भी करना है ना। तो भाई उसके लिए फिर पता है आपको क्या चाहिए होगा, एक चाहिए होगा स्पीड प्लस कॉन्सेप्ट। अगर ये दो चीज नहीं है ना तो आप CBT 1 से बाहर है, ठीक है, क्योंकि स्पीड आपका बहुत मायने रखेगा इस एग्जाम में, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आप लोग अपने स्पीड को दम बढ़ा पाओगे, ठीक है। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठा होगा, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, उतना ही ज्यादा आप लोग स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और मैं बात करता हूं कि इस पूरे प्रिपरेशन को मतलब 3 मंथ को, ठीक है, मैं आपको 3 फेज में डिवाइड करके बताऊंगा, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं और बताता हूँ, मैं आपको क्या बोलेंगे स्टडी सोर्स भी दूंगा आपको, ठीक है, कि कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। पर 2 चीज आपको हमेशा ख्याल रखना है, दो चीजों का, ठीक है। पहला है आप लोगों का कि कॉन्सेप्ट प्लस स्पीड, और उसके बाद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, क्योंकि जब तक एक्यूरेसी नहीं रहेगा तब तक फिर आप मार्क्स को मतलब उठा नहीं पाओगे एग्जाम में ज्यादा, ठीक है। आप लोग सपोज मान लो कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आप लोग 80 कर रहे हो और उसमें 30 गलत ही है, तो फिर क्या फायदा 80 क्वेश्चन करने का, अटेम्प्ट करने का। अगर आप लोग 70 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 गलत है, ठीक है, तब भी थोड़ा सा आपका चांसेस हो जाएगा उसका सिलेक्शन का। मतलब मैं एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, आपको सीरियस मत लेना कि 70 क्वेश्चन में से 10 गलत हो गया, 60 ही बच्चा, फिर कहाँ से क्या होगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी हमेशा बना के रखना है, जितना क्वेश्चन किया है कोशिश करना है मेरा उतना सारा का सारा सही हो, गलत एक भी ना हो, ठीक है। तो चलिए एक नया स्लाइड लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ 3 फेज की, कि 3 मंथ मतलब 3 फेज। देखो फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक। अब देखो फेज 1 में क्या रहेगा, फेज 1 में रहेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, है ना। और फेज 2 में जो रहेगा आप लोग का वो रहेगा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, है ना। और फेज 3 में जो रहेगा वो स्पीड प्लस मॉक प्लस रिवीजन, ठीक है। तो ये 3 फेज में हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो जो पहले फेज की मैं बात करूं उसमें जो मैथ होता है, मैथ में क्या होगा कि आप लोग देखो, मैं चाहता हूं ना कि मैथ आप लोग 30 में से एटलीस्ट कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन करके ही आओ, ठीक है। इसी इसी सोच से मैंने ये सारा कुछ डिजाइन किया है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग और साइंस और जीके, ठीक है, आपको इन सब का ना अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है। प्लस में शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। मतलब खुद का जो अपना फाउंडेशन होता है ना, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, ठीक है। क्योंकि जब तक फाउंडेशन नहीं रहेगा तब तक फिर कैसे चीजों को कर पाओगे आप लोग, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर होना ही होना चाहिए। ये सब चीज हम करेंगे फेज 1 में। हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, फेज 1 से एकदम पूरा वहां जाएंगे, प्रो लेवल तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। मतलब हम लोग हर एक चीज, हर एक पॉइंट को इतने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, ताकि फेज 2 में दोबारा उसको पढ़ने का जरूरत ना पड़े, ठीक। अब फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो फेज 2 में हम लोग करेंगे रिवीजन। सारा नोट्स बना लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, सारा सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। तो पढ़ने के बाद अब उसे रिवीजन भी तो करना पड़ेगा ना, तो रिवीजन करेंगे हम लोग फेज 2 में, ठीक। तो फेज 2 में रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखो रिवीजन प्रैक्टिस क्या होता है ना, बहुत लोग ये छोड़ देते हैं, ठीक है, इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है, समझे। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, आपको रिवीजन बहुत करना है, मतलब बहुत सिंस की बहुत लोग बोलते हैं कि सर मतलब मॉक मेरा नंबर कम आ रहा है, ठीक है, और चीजें मतलब हो नहीं पा रही है जिस हिसाब से मैं चाह रहा था। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आप लोग ना अच्छे से रिवीजन नहीं करते हो चीजों को।
एक बार ना एक चीजों को 10 बार पढ़ो, 10 चीजें हर बार मत पढ़ा करो। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि एक ही चीज 10 बार पढ़ो, 10 चीजें हर बार नहीं पढ़ना आप लोग को, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग को करना है एकदम अच्छे से, ठीक। एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है और अपना स्पीड बढ़ाते रहना है, बस इस एग्जाम के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। अब बात करते हैं फेज 3 की। तो फेज 3 में ना आपको स्पीड बढ़ाना है और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना और रिवीजन करना है। अब देखो, स्पीड बढ़ाओगे तभी मॉक में नंबर बढ़ेगा, और जो मॉक में गलतियां होगी हम लोग उसको दोबारा से सुधार करेंगे रिवीजन करके, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड बढ़ाने के लिए क्या होगा कि मैक्स टू मैक्स आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा, जितना हो सके उतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। मतलब जितना हो सके उतना ही, मतलब मैक्सिमम का एक्सट्रीमम, मतलब आप लोग 30 क्वेश्चन डेली इसका करो, मैथ का करो, रीजनिंग का करो, 30 क्वेश्चन डेली हर एक सब्जेक्ट का किया करो, ठीक है। और देखो, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए आप लोग के अंदर। क्योंकि जब तक आप लोग खुद पे भरोसा नहीं करोगे, सेल्फ सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा आप लोग का, तो फिर चीजें कैसे आप लोग सही कर पाओगे। अब ऐसा हो रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, पर मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, वो सीरियसनेस नहीं आ रहा है। वो पता है क्यों नहीं आता है? कि वो सेल्फ डाउट होता है हमारे अंदर, उसकी वजह से नहीं आता। अगर आप लोगों ने कॉन्फिडेंस फील करना शुरू कर दिया खुद का, तो आप लोग अच्छा कर जाओगे, ठीक है, प्रिपरेशन टाइम में। और एक चीज और मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि देखो, जब भी आप लोग मॉक दोगे ना, तो जो एक एग्जाम टेम्परामेंट होता है ना, ठीक है, प्लस कॉन्फिडेंस, इन सबको एकदम अच्छे से बैलेंस करके चलना है, ठीक है। मतलब कैसे कि एक स्मार्ट स्टूडेंट पता है क्या होता है कि जब भी वो क्वेश्चंस लगाता है मॉक में या फिर एग्जाम में, तो उसको भले ही वो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, ठीक, पर उस चीज को लेकर वो पैनिकनेस क्रिएट नहीं करता खुद के अंदर। वो मतलब काम एंड कूल रहता है, ताकि वो अगले क्वेश्चन पे जंप करके और अगले क्वेश्चन को कर पाए। अगर आप लोग शुरू के 5 क्वेश्चन में ही अगर नहीं आए, सपोज शुरू के 5 क्वेश्चन ही आपको नहीं आ रहा है, तो फिर छठा क्वेश्चन आप लोग मतलब आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा ना, खुद के ऊपर एक कंट्रोल करके रखना होगा कि नहीं, मुझे थोड़ा कूल रहना है, ठीक है। भले ही 5 क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि 100 में से 5 क्वेश्चन मुझे नहीं आए तो 95 भी नहीं आएगा। आपको सही मायने में ना, मैं एग्जाम्पल दो के बोलूं कि अगर 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में से ना एग्जामिनर आपको 90 क्वेश्चन ही देता है कि आप लोग कर पाओ। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप लोग टाइम लगा लगा के एकदम खत्म हो जाओगे, फिर वो 10 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर किसी ने बोला ना कि मैं 100 के 100 पूरे अटेम्प्ट करके आया हूँ, अब पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ, तो झूठ बोल रहा है वो। क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि आप पूरे 100 के 100 अटेम्प्ट ना करें। वो 10 क्वेश्चन ऐसे सेट करेगा ही, 5 क्वेश्चन ऐसे सेट करेगा ही कि वो आपसे नहीं होगा। अगर आपको आता भी है तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो फिर उस क्वेश्चन को करके आपको क्या ही फायदा मिलेगा, है ना। तो आई होप ये पूरा स्लाइड का सारा समझ में आ गया जो भी मैंने आप लोगों को बोला है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि अनाउंसमेंट की, ठीक। तो अनाउंसमेंट जो है आज का, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आरआरबी जेई के लिए। जैसे मेरा एसएससी जेई के लिए चल रहा आगाज सीरीज, वैसे ही मिशन रेल सीरीज आने वाला है आप कल से आपको, जिसमें मैं आपको डेली का स्टडी टास्क दूंगा, आपको स्टडी सोर्स दूंगा, स्टडी नोट्स दूंगा, ठीक है। हर एक चीज प्रोवाइड करूंगा जो CVT-1 क्लियर करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि सर ये आगाज सीरीज मतलब हमें किस तरीके से हेल्प करने वाला है। ये आगाज सीरीज जो है ना, आपको पूरा मतलब कंसिस्टेंट रखेगा एग्जाम तक, आपको पूरा मोटिवेटेड रखेगा। क्योंकि जो बच्चे मेरे उससे आगाज सीरीज से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि जो आगाज सीरीज में मैं उनको किस तरीके से मतलब वो करके चलता हूँ, उनको मोटिवेशन भी देता रहता हूँ, उनको हर एक चीज मतलब बड़े भाई छोटे भाई की तरह मैं बताते रहता हूँ, गलती कहाँ हो रही है उसको कैसे सुधारनी है, हर एक चीज मैं उनको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है तो मैं पर्सनली भी कॉल करके बात करता हूँ। तो ये चीज मिशन रेल सीरीज में भी होने वाला है, ठीक है।
तो मिशन रेल सीरीज भी वैसे ही आपको हेल्प करेगा जैसे आगाज सीरीज आपको करता आ रहा है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो डेडिकेटली आरआरबी जेई के लिए ही पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, वो एसएससी नहीं देते हैं, मुझे बस रेलवे में ही जॉब करना है तो मैं आरआरबी जेई के लिए ही पढ़ूंगा। वैसे हैं 100 में से 10 या 15 बच्चे, मतलब 10-15% बच्चे ऐसे हैं 100% में से कि जो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं एक अलग से टाइम टेबल देने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सेशन किया है जिसमें मैंने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग एसएससी के साथ साथ आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करें। अगर जिसने नहीं देखा है वो देख लेंगे, मैं भी उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सोर्सेस का, स्टडी सोर्स क्या रहेगा। तो देखो, जो भी मैं स्टडी सोर्स दूंगा ये टोटली ना रहेगा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी पैसा नहीं देना आप लोग को, ठीक है, मतलब एक भी पैसा नहीं, मतलब एक भी पैसा नहीं, नहीं कहीं से कोर्स खरीदना, नहीं कुछ करना है, ठीक है। अगर किसी को ऐसा है कि कोर्स खरीदना भी है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से ले सकता है, बट मैं जो दूंगा वो सेल्फ प्रिपरेशन करके आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा स्टडी सोर्सेस है क्या क्या। वैसे देखो, मैं बात करता हूं पहले मैथ की। तो मैथ में हमारा रहेगा यूट्यूब, प्लस जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो, प्लस में जो आपका नोट्स रहेगा वो सारा चीज, योर नोट्स, ठीक है, कभी जो आपने जिंदगी में बनाया होगा आरआरबी जेई, जो इससे पहले जब दिया होगा तब, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा साइंस, क्योंकि ये जो होता है ना, मतलब बहुत मेजर सब्जेक्ट है, 30 नंबर वेटेज है इन सब का, ठीक है। तो साइंस में हम लोग क्या करेंगे कि NCERT 10th क्लास का प्लस यूट्यूब, ठीक है, प्लस में कुछ मेरा नोट्स, मतलब जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, माय प्रोवाइडेड नोट्स, ठीक है, वो सारी चीज। हाँ, एक चीज मैं बोलता हूँ कि अगर किसी के पास 10th की बुक नहीं है तो प्लीज कहीं से अरेंज कर लो, क्योंकि 10th की बुक हमें बहुत काम आने वाला है ये आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे 10th की बुक से ही पूरा साइंस, और प्रैक्टिस करेंगे, और क्या करेंगे कि जो यूट्यूब है वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे जो हमें 10th की बुक में नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर जिसके पास हार्ड कॉपी नहीं होगा, मैं सॉफ्ट कॉपी तो प्रोवाइड करूंगा ही आपको, बट कोशिश करना है कि साइंस की जो 10th की बुक है किसी से भी मांग लो यार, घर में कोई बच्चा होगा 10th क्लास में या फिर आस पड़ोस से कहीं से अरेंज कर लेना 10th क्लास की साइंस की बुक, ओके। और बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए हमारा रहेगा यूट्यूब, ठीक है, प्लस में मेरा डीपीपी जो मैं देता हूँ, ठीक, डीपीपी। रीजनिंग हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे यूट्यूब से और प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से, और हम लोग प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट यूट्यूब से करेंगे, और खुद को जो चेक होता है ना, मतलब कि हाँ मैं कितने पानी में हूँ, कितना सीखा है, वो करेंगे मेरे डीपीपी से हम लोग चेक, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग चौथे सब्जेक्ट की, जीए की, जनरल अवेयरनेस की। तो ये टोटली यूट्यूब से हम लोग करेंगे। ये सब मैं यूट्यूब का जितने भी होगा ना लिंक, सब मैं प्रोवाइड करूंगा, कहाँ से कब किसका पढ़ना है, ठीक है, वो सारी चीज मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग का, ठीक है। तो मैं एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग को कि देखो भाई, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो होता है ना एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक, तो अब उसकी बात करते हैं, ठीक है, कि एक टॉपर या एक सिलेक्टेड स्टूडेंट ने ऐसा क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था, या उसका क्या ऐसा स्ट्रेटेजी रहा होगा जिससे वो एग्जाम निकाल पाया है, ठीक है। तो मैं कुछ 3-4 चीजों पे आपसे बात करने वाला हूँ। पहला कि टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि इसके बिना बहुत टाइम वेस्ट होने वाला आपका। खुद को इस तरीके से फिक्स कर लो कि बस मुझे इतने घंटे यहाँ ये चीज पढ़ना है। अपना टाइम, मतलब टाइम इतना कीमती है ना कि किसी को फ्री फंड में अपना टाइम ना दिया करो, ठीक है। टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग 8 से 10 आवर की स्टडी करेंगे, ठीक है, और अपने पूरे दिन को 3 से 4 इसमें क्या बोलते हैं सेशन में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग
अच्छे से इसको पढ़ेंगे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मॉर्निंग में, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में क्या है, माइंड फ्रेश होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आफ्टरनून होता है, मतलब नून होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो इवनिंग होगा, इवनिंग में हम लोग करेंगे रिवीजन, ठीक। और नाइट जब होगा, ठीक, तो पूरे दिन का ओवरव्यू लेंगे हम लोग, ओवरव्यू लेंगे पूरे दिन का, कि पूरे दिन जो पढ़ा है, ठीक है, उसको एकदम क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग, ओके। तो आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की, कि पी वाई क्यू, ठीक है। हमें पी वाई क्यू कैसे हेल्प करता है, तो देखो हर एक स्टूडेंट को ना, हर 5 ईयर का, मतलब हर एक स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट का 5 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि बीते सालों में आरआरबी ने, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछा है। अगर मैं सिंपली बोलूं तो आप लोगों को ट्रेंड समझ में आ जाएगा, ठीक है, और आपको नेचर समझ में आ जाएगा, डिफिकल्टीज लेवल समझ में आ जाएगा पीवाईक्यू लगाने से, ओके। अब तीसरी पॉइंट की मैं बात करता हूं, तो तीसरा पॉइंट है हमारा, ये मेरे जो आगाज सीरीज में बच्चे जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है, वीकली टेस्ट एंड एनालिसिस, ठीक है। देखो मैं, मेरे जो आगाज सीरीज में हैं बच्चे, उनको मैं क्या करता हूँ ना उनके साथ, कि मैं उनको पूरे हफ्ते पढ़ने के लिए देता हूँ, रिवीजन, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट, हर चीज, मतलब हर एक वो चीज मैं पढ़ाता हूँ पूरे हफ्ते, थियोरटिकल हो चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। ये इसके वीक के एंड में, मतलब कि संडे को मैं उन लोगों से मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मॉक टेस्ट और एनालिसिस करवाता हूँ उन लोगों से, एनालिसिस कराता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं करवाता हूँ उन लोगों से, क्योंकि पता है कहाँ गलती हो रही है वो आप लोग तभी सीखोगे जब आप लोग मॉक टेस्ट दोगे, और उन गलतियों को मैं उन लोगों को बोलता हूँ नोट करने के लिए, ठीक है। एक डायरी उन लोगों ने बना रखा है, जिसमें क्या करते हैं कि उनका जो गलतियां हैं, उनका जो वीकनेस है, वो नोट करके रखते हैं वहां पे, ओके। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो एक नया लेते हैं पेज, ठीक है। तो अब देखो, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। देखो मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए इसलिए जोर देता हूं ना हमेशा सब लोगों को, क्योंकि ये हेल्प करता है हम लोगों को क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए हम लोग को हेल्प करता है शॉर्ट नोट, और फुल नोट्स आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में बनाना है, ताकि आप लोग उसको खोलें ना तो दोबारा पढ़ने का मन करे, इच्छा जाहिर हो उस नोट्स को पढ़ने का। पूरे बोरिंग स्टाइल में नहीं बनाना है, 3-4 कलर के पेन यूज करना है, ब्लू, ग्रीन और क्या बोलते हैं ब्लैक, ऐसे ऐसे, और रेड, मतलब 3-4 कलर के पेन यूज करके आपको नोट्स अपना बनाना है, चाहे वो टेक्निकल का बनाओ या नॉन टेक का बनाओ, ताकि जब आप उसको पढ़ने बैठो ना तो इंटरेस्ट आए आपको नोट्स को पढ़ने में, ओके। और हर एक चीज फॉर्मूला को हाईलाइट कर दिया, जो हमारा मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर दिया, ऐसे कर करके नोट्स बनाना है, ओके। अब लास्ट चीज है पांचवा, ठीक है, कि जब ये सब हो जाएगा तो लास्ट मोमेंट में हम लोग करेंगे क्या, लास्ट मोमेंट मतलब लास्ट के 15 डेज, ठीक है, 15 डेज का जो प्लान होगा वो क्या होगा। तो 15 डेज में पता क्या होता है, कि हम लोग को नया टॉपिक नहीं पढ़ना होता, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपको नया टॉपिक कुछ नहीं पढ़ना है। लास्ट के 10 दिन 15 दिनों में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, अपनी गलतियों को, जो अपनी गलतियां किया है, ठीक है, जो नोट अपने डायरी में नोट कर किया है, उन सबको अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, आपका टेस्ट एनालिसिस नोटबुक रिवीजन करना है, या जितने टाइप का नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं वो सब रिवीजन करना होता है लास्ट के 10-15 दिनों में, ओके। तो आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो 3 मंथ में ना आरआरबी जेईई क्रैक करना पॉसिबल है, बस स्मार्ट वे में पढ़ो और कंसिस्टेंट रहो और डेली टारगेट्स को कंप्लीट करते रहो, ठीक है। तो आराम से 3 मंथ में हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला आप लोगों को कि 3 महीने इनफ है, ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क से ज्यादा ना इस एग्जाम में आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 घंटे में मैथ, रीजनिंग, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं साइंस, तो बहुत कुछ हो जाता है, इसीलिए स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वाले एग्जाम में, ओके। तो और एक चीज और है, ये मैंने ये क्या बोलते हैं टाइम टेबल डिस्कस किया था,
कि एसएससी जेई और प्लस आरआरबी जेई को कैसे एक साथ हम लोग प्रिपेयर करें, उस वाले सेशन में जिन्होंने नहीं देखा है देख लेंगे। तो जो बच्चे एसएससी जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आरआरबी देना चाहते हैं, तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें, उनका दोनों एग्जाम कवर अप हो जाएगा साथ में, क्योंकि 1 महीने बाद तो एसएससी जेई खत्म हो जाएगा, बचेगा अब आरआरबी जेई, ठीक है। तो फिर आरआरबी जेई के लिए फिर अपना टाइम पूरा देंगे। और जो डेडिकेटली बच्चा आरआरबी जेई के लिए ही पढ़ रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन डेडिकेटली सिर्फ आरआरबी जेई के लिए ही पढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं अलग से एक अच्छा से एक टाइम टेबल बना के आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मस्त एकदम पढ़ो अच्छे से। अब दोबारा से आपको ये सीरीज रेल के लिए, जैसे एसएससी जेई के लिए मैं दे रहा हूँ, वैसे ही अब रेलवे के लिए भी आने वाला आरआरबी जेई के लिए भी मिशन रेल सीरीज, ओके। तो मस्त एकदम नए एनर्जी के साथ हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, नए जोश के साथ। तो आप लोग पढ़ो अच्छे से, और भाई मोटिवेटेड रहना, डिमोटिवेट नहीं होना वैकेंसी को देख के कि यार 2500 वैकेंसी हम लोग क्या ही करेंगे। नहीं, जिनको डिमोटिवेट होना होते रहो, बट आप लोग पढ़ते रहना, मोटिवेटेड एकदम खुद को रखना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, हौसला टूटने नहीं देना है। आज वैकेंसी 2500 है, कल शायद बढ़ भी जाए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन ही है जो आपको उस तक वहां तक पहुंचाएगा। वैकेंसी घटती बढ़ती रहेगी, आपको तो एक सीट चाहिए ना, चाहे 10,000 वैकेंसी आए चाहे 3,000 आए, आपको तो एक सीट चाहिए। तो आप लोग उस हिसाब से प्रिपेयर करो कि आप 100 बच्चों के दम ऊपर रहो, दम नीचे 100 में ना रहो, एक पे रहो। आप लोग इस तरीके से सबको प्रिपेयर करना है, ठीक। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है, कुछ पूछना हो। और ये मेरा पर्सनल ईमेल मतलब ऑफिशियल ईमेल आईडी है, तो आप लोग इस पे मेल करके भी मुझे बता सकते हैं, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन करना जब मेल करो आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।